योगी ने एक तरह से औकात दिखाई है मोदी को, जिसको लेकर योगी सरकार पे संकट के बादल भी मंडराए थे। कितनी नाकामियां रही, सरकार की हर तरह से खिंचाई हुई, और बीजेपी जो है उसमें काफी वो कर रही है। बीजेपी की जो जोड़ तोड़ की नीति है ना, वो नीचे से लेके ऊपर तक है। जबकि उत्तर प्रदेश में आंतरिक सर्वे होता है तो वहाँ पर 100 से कम सीटें भी आ रही है भारतीय जनता समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी दे सकता है, अखिलेश यादव दे सकते हैं। हमारी जो जनता होती है ना, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है, बहुत जल्दी मुद्दों को भूल जाती है। कांग्रेस का कोई भी नेता खुल के सामने नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बजने को तैयार है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और हर एक राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे। इसी को बारीकी से समझेंगे। आज हमारे साथ युवा पत्रकार तौहीद आलम मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश के राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी पैनी नज़र होती है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया चैनल पर। धन्यवाद सदाम जी। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां में जुट गई है। आपको क्या लग रहा है, किसका भविष्य ज़्यादा दमखम दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से जो है लोग गुस्से में हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, इसको लेकर क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, 2022 विधानसभा के चुनाव की तैयारी की जहाँ तक बात है, तो अभी तक ज़मीन पे जो तैयारी चल रही है, जो फील्ड में जो दिखना चाहिए, जो मीडिया में दिखना चाहिए, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा जो हो रही है, वो अभी सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी ही है। आपने अभी पिछले महीने भी देखा कि योगी आदित्यनाथ को लेके और मोदी के जो प्रिय थे AK शर्मा, उनको लेके भी काफ़ी वो वाद विवाद रहा। केंद्रीय नेतृत्व को भी उसको लेके समझौता करना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पे है अभी बीजेपी ही ज़मीन पे अभी, और सोशल मीडिया से लेके मीडिया में हर जगह नहीं, मीडिया मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जब ज़मीनी स्तर की जब बात कर रहे हैं तो मैं इसमें पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है वो किसान आंदोलन जहां पर उनके नेता आज तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव की आप जो ज़मीनी स्तर की बात करते हैं, ज़मीनी स्तर पे आप अगर अभी आप किसी भी अगर आप दल को देखें, किसी भी पार्टी को देखें, तो कोई भी पार्टी अभी उतनी नहीं हो। चाहे किसान आंदोलन में भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने खुल के वो नहीं किया, जबकि उनके पास ये क्यों, आप देख लीजिए RLD के नेता जयंत चौधरी को देख लीजिए। RLD का यूपी में जो है बहुत बड़ा बेस नहीं है। यूपी में जो है बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी दे सकता है, अखिलेश यादव दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो है अभी खुल के मुखर नहीं हुए इन सब मुद्दों पे। नहीं, तो वो तो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो मीडिया से बात करते हैं, अशोक सिंघल के इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम छोटे दल, चाहे उनके चाचा शिवपाल की पार्टी हो, RLD की पार्टी हो, और छोटे दल जो है उनको साथ लेके चलेंगे। देखिए, छोटे दल को लेके आप यूपी में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को आप टक्कर नहीं दे सकते। उसके लिए आपको कांग्रेस जो पिछले साल भी जो 2017 में जो चुनाव में गठबंधन हुआ था, कांग्रेस में वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। आपने बंगाल चुनाव में भी देखा था, कांग्रेस वहाँ भी प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर नहीं था। तो इसके लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है अकेले बीजेपी को यूपी में टक्कर नहीं दे सकती। इसके लिए जो है जिला पंचायत चुनाव देख लीजिए ना आप, किस तरह से उन्होंने काशी अयोध्या में उन्होंने दमखम दिखाया है। देखिए, ये भी नहीं भूला जा सकता। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की जो बात कर रहे हैं, उसमें दूसरी पार्टियों ने दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अभी होना है और बीजेपी जो है उसमें काफ़ी वो कर रही है। बीजेपी की जो जोड़ तोड़ की नीति है ना, वो नीचे से लेके ऊपर तक है, तो वो उसमें अपना दमखम दिखा रही है। और इसमें जो है अन्य जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, उन्हें ज़मीन पे आना होगा। बीजेपी को क्या है, बीजेपी के पास जो है ना, उनका जो टीम जो है वो इतना मजबूत है, वो अपनी हर निगेटिव चीज़ को वो पॉजिटिव बना लेते। जैसे आप देखिए, कोरोना काल में कितनी नाकामियां रही, सरकार की हर तरह से खिंचाई हुई, चाहे वो गंगा किनारे। इसीलिए तो लोग नाराज हैं ना। लोग नाराज हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ की जो है ना जनता, हमारी जो जनता होती है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती है, बहुत जल्दी मुद्दों को भूल जाती है। वो कोरोना निकलने में 1 से 2 महीने के अंदर में सारी चीज़ें वो फिर से भूल जाएगी। नहीं, हमने भी कई लोगों से बातचीत किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बसपा के हो, तमाम लोगों से बातचीत की, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है
वो झुकाव तो सिर्फ एसपी बीएसपी मायावती की तरफ झुक रही है। देखिए जो आप बता रहे हैं लोगों से जो आपने बात करी है, बिल्कुल मैं आपकी इस बातों से सहमत हूँ कि लोगों के आपने 2019 का लोकसभा चुनाव भी आपने देखा होगा, तो लोकसभा चुनाव जो था बीजेपी के साथ विपक्ष ने नहीं लड़ी थी, जनता ने लड़ी थी। ये बात कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो लड़ाई, लेकिन आपको जो अगर आप राजनीति कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, तो आपको खुल के आनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब आपको पता है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, जन आक्रोश है, तो आपको उस आक्रोश को भुनाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि कोई भी बड़ा नेता राहुल गांधी को छोड़ के और यूपी में प्रियंका गांधी को छोड़ के कांग्रेस का कोई भी नेता खुल के सामने नहीं आ रहा है। अजय कुमार लल्लू को देख लीजिए, वो तो खुद खुल करके सामने। हाँ, अजय कुमार लल्लू है, ऐसे 2-4 नेता जो हैं वो आ रहे हैं। बाकी आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी का हर छोटा से लेकर कार्यकर्ता से लेकर बड़ा हर जगह पे अपनी वो अभी से भिड़ा हुआ है, चाहे वो टीकाकरण को लेकर, जबकि देखिए कोरोना में सरकार पूरी तरह से विफल रही, यूपी प्रदेश की सरकार भी पूरी तरह से विफल रही, जिसको लेकर योगी सरकार पे संकट के बादल भी मंडराए थे। उसके बावजूद देखिए बीजेपी ने अपने गुस्से को लोगों में कैसे कम कर दिया, क्योंकि उनके पास जो है ना मीडिया मैनेजमेंट का वो है। लोग जो है क्या देखते हैं, 200 लोग 500 लोग आज ही मर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा, क्यों? क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया जो दिखाती है लोग वहीं देखते हैं और वहीं देख के परसेप्शन बनाते हैं, और चुनाव में जो है यही नैरेटिव का खेल होता है, जिसमें कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया होती है वो काफ़ी भूमिका निभाती है। हम लोग अभी जो आपका जो नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं वो बहुत बड़े लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात जितने लोगों तक पहुंचेगी तो वो इस बात को ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है नैरेटिव वही बनाती है। जो चुनाव के समय में जो नैरेटिव का खेल होता है, पक्ष विपक्ष का जो खेल होता है वही, और इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना उसने विपक्ष को एक तरह से खारिज ही कर दिया है। चाहे राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी जो गतिविधि भी करते हैं उनको मीडिया में उस तरह से कवरेज नहीं मिलता है, और उनके बयान को बार बार तोड़ मरोड़ को करके उनको पप्पू साबित कर दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि जनता में एक नैरेटिव जाता है कि यार योगी ठीक है, लेकिन मायावती का क्या स्टैंड देख रहे हैं, और उसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद जो युवा नेता हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मायावती पहले भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, और अभी भी जो उनका जो बयान आता है कई सारे मुद्दों पे, या पीछे अभी पहले भी उनका जो बयान आया तो उससे कहीं नहीं लगा कि वो बीजेपी के विरोध में है। वो अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो फिर से बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन वो तो कह चुकी है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, देखिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चुनाव के बाद तो गठबंधन कर सकती है। जैसे मायावती इससे पहले भी कई बार यूपी में 2 बार बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से वो कांग्रेस पे या समाजवादी पार्टी पे हमलावर होती है और बीजेपी पे रक्षात्मक रवैया जो अपनाती है, तो उससे कहीं ना कहीं तो यह है कि बीजेपी के प्रति जो उनके अंदर से जो है वो हमदर्दी तो है। तो क्या आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2022 चुनाव को ही नहीं देख रही है, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को भी अपना नैया पार करना चाह रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या फिर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है? देखिए ये जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव, यूपी विधानसभा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो एक तरह से उसका रिहर्सल है। और यूपी जो है देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और यूपी, बिहार और बंगाल ये ऐसे राज्य हैं ना जो केंद्र में सरकार बनाने में वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जिसमें बीजेपी बिहार में भी सफल रही है, बंगाल में भी जो अभी चुनाव हुआ है उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपना सीट बढ़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाया है कैसे? पहले 4 ठीक है, उन्होंने 3 सीट से लेकर के 75 सीट पे पहुंचे हैं, लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान आता है कि अब की बार 200 पार, जबकि उत्तर प्रदेश में आंतरिक सर्वे होता है तो वहाँ पर 100 से कम सीटें भी आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए बंगाल में जो था बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, और अब मैं उत्तर प्रदेश पे समझना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जहाँ तक हटाने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई दूसरा नेता जो है योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सके। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति वो दिल्ली के ऊपर तो फीकी पड़ रही है ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली पे नहीं फीकी पड़ रही है। अगर आपने करीब से देखा होगा तो जो AK शर्मा जो अभी गए थे
मोदी के वो पर्सनल सचिव थे जिन्हें यूपी में भेजा गया था, उन्हें चर्चा चल रही थी उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्रालय बनाने के लिए, लेकिन एमएलसी बना के छोड़ दिया लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और 17वां उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी में ऑलरेडी पहले से उत्तर प्रदेश में 16 अध्यक्ष थे, 17वां। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ये मोदी की हार है। ये एक तरह से मोदी को, योगी ने एक तरह से औकात दिखाई है मोदी को। हाँ, तो वही ना, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो लखनऊ की राजनीति है खास करके, वो अभी के हिसाब से जिस तरीके से AK शर्मा को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, वो तो योगी आदित्यनाथ के ही मन मुताबिक चल रहा है ना। तो यूपी की राजनीति योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक ही तो चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ हो जाएगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में? आपके लिहाज से क्या देखा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था कि ट्विटर हैंडल से भी प्रधानमंत्री का फोटो हटा दिया गया था उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से। और अभी जो राजनीतिक गतिविधियाँ हुई है, केंद्रीय टीम भी जाके वहाँ पे काफ़ी दिनों तक बैठक की, पार्टी से जो ओपिनियन लिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें यूपी चुनाव में जो है मोदी का चेहरा कोई खास वो कर पाएगा। संघ इसमें वो आ रहा, अभी उप मुख्यमंत्री के घर मुख्यमंत्री का जाना भी एक संघ का एक वो ही था, ये दिखाने के, केशव प्रसाद मौर्य का घर। और कल केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया कि हमारे बीच जो है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ये है, जो अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं, उनको ये एक मैसेज देना था केशव मौर्य के थ्रू कि हमारे बीच जो है वो कोई विवाद नहीं है। और ये तो क्या ये समझा जाए कि ओबीसी समाज के वोट बैंक जो है उनको साधने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शादी में जाना था योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जो लखनऊ योगी आदित्यनाथ का जो आवास है और केशव मौर्य का, वो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इतने सालों में, 4 सालों में वो कभी नहीं गए। और अचानक से ये जो अभी उठापटक जो मची थी, उसके बाद जाना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि यूपी में ये पिछड़ों को साधने की एक कोशिश ही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।